सूरज की आखिरी किरणें पेड़ों के झुरमुट से छनकर जमीन पर गिर रही थीं। पक्षी शोर कर रहे थे। एक टूटी हुई लकड़ी की तख्ती दिखाई देती है जिस पर लिखा था, कालवन, यहाँ प्रवेश वर्जित है। लोग कहते हैं इस जंगल में कुछ ऐसा है जो देखा नहीं जाता लेकिन महसूस होता है। हर पत्ता, हर हवा जैसे किसी दर्द की कहानी सुनाती हो। हाँ सर, आपको तो दर्द की कहानी सुनाई दे रही है और मुझको दिखाई दे रही। आदित्य और सुभाष पैदल पैदल गांव की ओर बढ़ रहे हैं। आदित्य के चेहरे पर आत्मविश्वास है, पर आंखों में हल्की चिंता। गांव के नुक्कड़ पर बैठा एक व्यक्ति, पुरानी कहानियों के अनुसार पिछले 10 सालों से कोई भी कालवन जंगल के अंदर नहीं गया है। हाँ, मैंने भी सुना है कि वो इंसानों का भूखा है। इस जंगल के बारे में सच जानकर रहूंगा। कहानियों पर मुझे विश्वास नहीं है। अरे सर, आपके सच के चक्कर में कहीं अपना राम नाम सत्य ना हो जाए। क्या सुभाष हर वक्त उल्टा बोलता है? कभी तो अपने दिमाग में अच्छा सोचा कर। गांव का चौक। थोड़ी देर बाद गांव के लोग चुपचाप बैठे हैं। कोई हंसी नहीं, कोई आवाज नहीं। आदित्य और सुभाष भी चौक पर आ जाते हैं। नमस्कार, मैं और मेरा साथी सुभाष शहर से आए हैं जंगल के बारे में जानने के लिए। सब चुप। फिर एक बूढ़ा आदमी, बाबू, वहां मत जाना। वो जंगल अब जंगल नहीं रहा। वो भूख है जो इंसान को निगल जाती है। सच में बाबा, मैं आपसे रास्ते भर से बोलता आ रहा हूं, लौट चलें। नहीं, आपको तो सर्वे करना है। आप भी मरो और मुझे भी मरवाओगे। जंगल पेड़ों से बनता है बाबा, डर से नहीं। और सुभाष, जो मेरे साथ होगा वही तुम्हारे साथ होगा। भोला बाबा आदित्य की आंखों में देखता है, जैसे कुछ पहचान गया हो। तेरे जैसे लोग पहले भी आए थे। किसी ने लौट कर नहीं बताया कि अंदर क्या है। सुभाष मन ही मन सोचता है, हे भगवान, इस बार बचा ले। अगली बार भूल से भी नहीं आऊंगा इनके साथ। अगर आज नौकरी छोड़कर जाऊं तो मेरी पत्नी मुझे घर में नहीं रहने देगी। सुभाष, तू तो फंस चुका है। तेरा तो धोबी के कुत्ते की तरह हाल हो गया है। रात का समय, मुखिया का घर। आदित्य और सुभाष चूल्हे के सामने बैठे हैं। मुखिया की पत्नी चुपचाप खाना रख जाती है। मुखिया आदित्य से बोलता है, कालवन जंगल एक रहस्यमयी जगह है और कालवन में अजीब चीख सुनी गई है, और जो भी इसमें गया वो आज तक लौट कर नहीं आया। अगर जाना ही है तो एक बात का ध्यान रखना, वहां आवाज मत लगाना। जंगल जवाब देता है, पर उसके जवाब सुनना इंसान के बस में नहीं है। शायद अब वक्त है, किसी को उसकी आवाज सुननी चाहिए। देख लेना, कहीं जंगल की आवाज सुनने के चक्कर में अपनी आवाज चली ना जाए। तुम अपना मुंह बंद रखोगे डरपोक कहीं के। ये नहीं मानेगा। आज सुभाष, तू तो गया। इधर ये है और उधर मेरी पत्नी, दोनों एक से मिल गए। जब देखो तब खतरा मेरे ऊपर लाके खड़ा कर देते। हे भगवान, एक तो सही दे देता। जंगल का प्रवेश द्वार। आधी रात, चांदनी पेड़ों के बीच से छन रही है। आदित्य रुकता है और अपनी मशाल जलाता है। हवा में धीमी सी सरसराहट है, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मदद करो। आदित्य और सुभाष डर जाते हैं। आदित्य मशाल को उस दिशा में करता है। वहां सिर्फ पेड़ हैं, लेकिन हवा जैसे सच बोल रही हो। कौन है वहां? भूत आ गए सर। अभी तो हमने जंगल में प्रवेश नहीं किया, उससे पहले ही भूत आके खड़े हो गए। पता नहीं कब से भूखे हैं। अरे तुम शांत रहोगे? या तो मैं इनको समझ लूं या तुम्हें। अब हम पेड़ नहीं रहे। हाँ, कब से बोल रहा हूँ इनसे। अब तुम पेड़ नहीं हो, तुम हो भूत। और हमारी मौत क्या सर, मरने के लिए यही जंगल मिला था। अपने घर वालों को अपनी हड्डी भी ना मिलेगी यहाँ पर। तुम्हें जान प्यारी है या नौकरी? अब अगर तुमने एक शब्द भी बोला तो तुम्हें नौकरी से भगा दूंगा। वो चौंक जाता है। चारों ओर हवा चल रही है और उसकी सांसें तेज हो रही हैं। आदित्य और सुभाष जंगल की सीमा लांघते हैं। जैसे ही वो कदम रखता है तो जंगल में हवा थम जाती है।
मानो जैसे पूरा जंगल कुछ समय के लिए सांस रोक लेता है। कालवन, आधी रात, घना अंधकार, हवा ठहरी हुई। आदित्य की मशाल की रोशनी पेड़ों के तनों से फिसल रही थी। हर तना आदित्य से कुछ कहना चाहता हो, ऐसे दिख रहे हैं। इतना शांत जंगल, जैसे सब कुछ देख रहा हो। वो वहीं एक पेड़ के पास बैठ जाता है। पेड़ों के बीच से किसी के चलने की आवाज आती है। कौन है वहां? आदित्य अपने बैग से नक्शा निकालता है। नक्शे पर लाल निशान को देखता है, जहां पिछले 5 सालों में 17 लोग लापता हुए हैं। सिर्फ अफवाह नहीं हो सकती, यहाँ कोई तो राज है। आदित्य उठता है, मशाल लेकर अपने आसपास देखता है। चांद बादलों में छिपा हुआ है। पेड़ों के बीच हल्की धुंध छा रही है। जमीन पर सूखे पत्ते और उनके बीच कुछ चमकता है, एक लाल कपड़े का टुकड़ा। आदित्य झुककर उसे उठाता है। किसका है ये? तुमने ये कपड़ा उठा लिया, जरूर ये भूत का है। अब हम उसके गुलाम बन गए। लौट जाओ, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। सर, आ गई कपड़े वाली, अब ये हमें उठाकर ले जाएगी। वो चारों ओर मशाल घुमाता है। एक पल को ऐसा लगता है जैसे पेड़ों के बीच किसी की आकृति खड़ी हो, लंबे बाल और काली छाया। आ गई, चलने के लिए तैयार हो जाइए। किधर आ गई? और जैसे ही उस पर मशाल की रोशनी पड़ती है, वो गायब हो जाता है। आदित्य कांपते हुए हाथों से पानी पीता है। फिर नक्शा खोलकर देखता है, उसमें पीछे की तरफ चेतावनी लिखी थी, रात के समय में काल वन में रुकना खतरनाक है। सर, इस नक्शा को पहले ही निकाल कर देख लेते। इस चेतावनी को देखकर हम रात में यहाँ नहीं आते। सामने कीजिए अपनी मशाल। फिर से वही आवाज। आदित्य, हमारी सांसें खत्म हो रही हैं। आदित्य की आंखें फैल जाती हैं। वो मशाल लेकर अपने चारों ओर देखता है। वाह सर, ये जंगल तो आपको जानता है। ये आपका नाम ले रहा है। हाँ, ये मेरी बीवी है, इसलिए मेरा नाम ले रही है। पहले से डरा हुआ हूँ, तू और डरा दे मुझे। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, आवाज उतनी ही साफ होती जाती है। काट दिया, सब काट दिया, अब हमें कौन सुनेगा? आदित्य रुकता है। सामने एक पुराना बरगद का कटा हुआ तना, लेकिन उसमें से हल्की रोशनी चमक रही थी। इसे मत छूना। मैंने सुना है ऐसे पेड़ों में अंदरूनी शक्तियां होती हैं। अगर आप इसे छुओगे तो ये आपको अंदर की ओर खींच लेगा। वो घुटनों के बल बैठकर उसे छूता है। मैं सुन रहा हूँ, बताओ क्या हुआ था? गए सर, हो गया इसका तांडव शुरू। अचानक बिजली चमकती है। इतना देख सुभाष वहां से भाग निकलता है और बरगद का तना बोलता है, काट रही हैं मजदूरों की कुल्हाड़ियां और पेड़ों की टहनियां जल रही हैं। वो मशाल बुझाता है और आंखें बंद कर लेता है। लेकिन अब मुझे डर नहीं, बल्कि मुझे दर्द महसूस हो रहा है। हमसे लिया गया हमें लौटाओ, तब शायद हम तुम्हें माफ करें। वो धीरे धीरे सिर हिलाता है। मैं लौटाऊंगा, वादा है। कुछ देर बाद आदित्य जंगल से निकलकर गांव की ओर चल देता है। चेहरे पर नींद नहीं, लेकिन आंखों में जिज्ञासा है। वह भोला बाबा की झोपड़ी के पास पहुंच जाता है। कालवन जंगल का किनारा, सुबह का धुंधला उजाला, सूरज की किरणें अभी मुश्किल से धरती को छू रही हैं। पेड़ों के बीच से हल्की रोशनी आ रही थी। आदित्य की आंखें खुलती हैं। पिछली रात की घटनाएं अब भी उसके दिमाग में गूंज रही थीं। वह अपनी चारों ओर देखता है। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। बाबा, मुझे आपसे कुछ जानना है। कल रात मैंने कुछ सुना था, कोई बोल रहा था मुझसे जंगल में। सुना नहीं, महसूस किया तूने। वो जंगल है और वो तुझसे बात कर रहा था। क्या मतलब? पेड़ कैसे बोल सकते हैं? क्यों नहीं बोल सकते? हमारे पूर्वज उन्हें वृक्ष देव कहते थे।
हर पेड़ में आत्मा होती है, किसी बच्चे की हंसी, किसी मां का आशीर्वाद। जब वो काटे जाते हैं तो वे आत्माएं भटकने लगती हैं। आज से 20 साल पहले ये जंगल कायना का घर था। वो बरगद के नीचे तपस्या करती थी। लोग यहां पूजा करने आते थे और पेड़ों की रक्षा का प्रण लेते थे। लेकिन एक दिन कुछ लालची उस पेड़ को काटने आए थे। कायना ने उस पेड़ को तो कटने नहीं दिया, लेकिन वह उन लालचियों की कुल्हाड़ी के नीचे आ गई, जिससे उसकी आत्मा उसी बरगद के पेड़ में रह गई। और उस दिन से यह जंगल कालवन बन गया। मतलब ये सब सच है? सच वही है जो तू सुन ले, बाकी सब इंसानों का बनाया शोर है। भोला बाबा अपनी पोटली में से एक पुराना नक्शा निकालते हैं। उस पर जंगल का चित्र बना था, बीच में बरगद का पेड़ बना था। यह वो जगह है जहां कायना की आत्मा बंधी है। उसे मुक्त करना हो तभी यह जंगल शांत होगा। लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं है। रास्ता सिर्फ वही देख सकता है जिसे जंगल बुलाए। शायद उसने मुझे बुलाया है बाबा। कल रात मैंने वही आवाज सुनी थी। भोला बाबा गंभीर होकर उसे देखते हैं। तो याद रख, अगर जंगल तुझे बुला रहा है तो वो तुझे परखेगा भी। तुझसे कुछ लेगा तभी कुछ लौट आएगा। जी बाबा। बाबा, कल मेरे साथ एक साथी था, उसको कहीं देखा आपने? हाँ बेटा, वो यही है। तुम्हारे डर की वजह से झोपड़ी के पीछे छिपा हुआ है। गद्दार कहीं का, जंगल में मुझे अकेला छोड़कर भाग आया। आज और अभी मुझे पत्र लिखकर दे कि मैं नौकरी छोड़ रहा हूं। अरे सर, ऐसा मत करना। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका भरण पोषण कैसे होगा? आगे मैं तुम्हें छोड़कर नहीं भागूंगा। ध्यान रखना, अगर तूने आज रात गद्दारी की ना तो बिना पूछे और बिना पत्र के तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। याद रखना, जब जंगल से आवाज आए तो जवाब देने से पहले खुद से पूछना, क्या तू जवाब देने को तैयार है? जी बाबा। फिर शाम को आदित्य और सुभाष जंगल की ओर चल देते हैं। आदित्य और सुभाष जंगल में पहली रात वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। आदित्य और सुभाष बाबा के नक्शे के अनुसार जंगल में आगे बढ़ते हैं। इतना सन्नाटा, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। हाँ सर, मुझे भी यही लग रहा है, हमारा कोई इंतजार कर रहा है। सर, एक बात पूछूं, बुरा ना मानो तो? हाँ पूछो। आप रात में ही क्यों जंगल आते हो, दिन में क्यों नहीं? जिस काम के लिए हम आए हैं वो रात में ही होगा, और अगर दिन में जंगल में आएंगे तो हम किसी न किसी जानवर का नाश्ता या भोजन बन जाएंगे। ये किसी जानवर से कम है क्या? पता नहीं कहां कहां से आवाज आती है, आधी जान अलग में रखी है। तभी सुभाष को भेड़ियों का एक झुंड आता हुआ दिखाई देता है। सर, दिन में ही क्या? लगता है आज रात में ही किसी का भोजन बनेंगे। नींद में हो क्या? क्या बोल रहे हो? बोल नहीं रहा हूँ, सामने देखिए और अपने कदमों को तेजी से बढ़ाइए। अबे भागने की बोल, भाग भाग भाग। लगता है आज तो नहीं बचने वाले, कल तो बच गए थे। तुम्हारा हाथ बढ़ाओ। क्यों? कल की तरह कहीं तुम मुझे अकेला छोड़कर ना भाग जाओ, इसलिए मैं तुम्हारा हाथ कस कर पकड़ूंगा। थोड़ी देर बाद बाबा ने जिस बरगद के पेड़ का जिक्र किया था वह उस जगह पर पहुंच जाते हैं। उसके चारों ओर हरे भरे पेड़ खड़े थे और उस विशाल वृक्ष का तना काला पड़ गया था। टहनियों पर एक भी पत्ती नहीं थी, मानो वह वृक्ष सूख चुका हो। लेकिन उसकी जड़ें जीवित थीं। और भेड़िए जैसे ही बरगद के पेड़ के पास आते हैं तो उनका वश नहीं लग पाता अपने शिकार पर, और वे निराश होकर वहां से लौट जाते हैं। आदित्य और सुभाष धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आदित्य हाथ बढ़ाकर तने को छूता है। अचानक आदित्य की आंखें बंद हो जाती हैं। तब उसको दिखाई देता है सुनहरी धूप, लोग पूजा कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। वही बरगद हरा भरा, जीवन से भरा हुआ। लोग उसे कायना कहकर पूज रहे थे। अचानक से कुल्हाड़ियों की आवाजें आती हैं। कुछ लोग पेड़ों को काट रहे थे। उनमें एक लालची व्यापारी था जो उनका नेतृत्व कर रहा था।
लोग चिल्लाते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं। एक औरत उस पेड़ से लिपट जाती है। इतने में ही एक कुल्हाड़ी उस औरत पर पड़ती है, जिससे वहां खड़े सभी लोग इधर उधर भाग जाते हैं। आदित्य की आंख खुल जाती है और वो पसीने में तरबतर हो जाता है। मुझे लगा आप तो गए और अब मेरी बारी है, लेकिन आप तो जिंदा है। तो यही वो बरगद है जिसमें कायना की आत्मा बंधी है। तू कौन है जो हमारे दर्द को महसूस कर पा रहा है? मैं आदित्य हूँ, जंगल की रक्षा करने आया हूँ और तुम्हें आजाद करना चाहता हूँ। हर इंसान यही कहता है, हर इंसान हमें काटता है। क्यों विश्वास करूं तुझ पर? क्योंकि मैं सुन रहा हूँ तुम्हें और मैंने तुम्हारा दर्द महसूस किया है। अगर सच में हमें बचाना चाहता है तो पहले खुद को इस जंगल के हवाले कर दे। जो यहाँ सांस लेता है वो जंगल का बन जाता है। अगर यही रास्ता है तो मैं तैयार हूँ। आदित्य धीरे से घुटनों के बल बैठता है, मिट्टी में हाथ रखता है और मुस्कुराता है। अब मैं समझ गया, जंगल सिर्फ जमीन नहीं होता, ये जिंदा है और अब ये मुझ में भी है। अब तू जंगल का हो गया। अब तुझे मुझे आजाद कराने के लिए एक काम करना होगा। कौन सा काम? मेरी बेटी आर्या को उस लालची व्यापारी की कैद से मुक्त कराना होगा। तुम्हारी बैठी भी थी? हाँ, जब वो लालची व्यापारी 20 साल पहले यहाँ आया तब मेरी बेटी 1 वर्ष की थी और मेरी बेटी आज भी उस लालची व्यापारी के पास है और वो मेरी बेटी का फायदा उठाकर आज भी जंगल काट रहा है। कैसा फायदा उठाता है? वो जब भी जंगल काटने आता है तो मैं उसे रोक नहीं पाती, क्योंकि हर बार मेरी बेटी को मारने की धमकी देता है, जिससे माँ की ममता उसे रोक नहीं पाती। इसके लिए कुछ उपाय देखना पड़ेगा, पर ये लालची व्यापारी कहाँ मिलेगा? तुम जैसे ही सामने की दिशा में जंगल की छोर में पहुंचोगे तो वही उसका कारखाना है। उसी कारखाने में मेरी बेटी को कैदी बनाकर रखा गया है। लेकिन आर्या को निकालने का कोई उपाय बताओ। तुम वहाँ बावर्ची बनकर जाना और उस पेड़ में जो सुनहरी बेल दिख रही है उसकी पत्तियां तोड़कर ले जाओ, जिन्हें तुम उनके भोजन में मिला देना, जिससे सारे मजदूर और वो लालची व्यापारी बेहोश हो जाएंगे। आदित्य बेल में से पत्तियां तोड़कर अपने बैग में रख लेता है और वो दोनों लकड़ियों के कारखाने की ओर चल देते हैं। उसे वहां पहुंचते पहुंचते सुबह हो जाती है। अरे भाई, तुम तो नए नए लग रहे हो। अभी आए हो क्या कारखाने में? क्या काम करने के लिए आए हो भैया? हाँ भाई, अभी आए हैं काम की तलाश में। हमें तो भैया सिर्फ भोजन बनाना आता है, अगर वही काम मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। ये तो बढ़िया है भैया, बहुत दिनों से यहाँ कोई बावर्ची नहीं था, अब खाना मिलेगा बना हुआ। बस भैया एक बार सेठ जी से मिलवा दो, काम की बात कर लेते दोनों भाइयों की। वो सामने बैठे, जाकर मिल लो। दोनों लालची व्यापारी के पास पहुंच जाते हैं। अरे भाई आओ, हमें तो बावर्ची की सख्त जरूरत है। बताओ क्या खर्चा पानी लोगे? बस सेठ जी, आप तो 2 समय का खाना दे देना और थोड़े बहुत कुछ पैसे दे देना। चलो ठीक है, तुम्हें तुम्हारे खाने के अनुसार पैसे मिलेंगे। आज शाम का खाना बनाकर सभी लोगों को खिलाओगे। अगर तुम्हारा बना हुआ भोजन अच्छा लगा तो हम तुम्हें रख लेंगे। अरे सेठ, बस अब आप मेरा कमाल देखिए, ऐसा खाना बनाकर खिलाएंगे कि आप 2 दिनों तक खाना नहीं मांगोगे। चलिए तो अपने काम में लग जाइए, हम भी देखते हैं आप कैसा भोजन बनाते हैं। आदित्य और सुभ्राश अपने काम में लग जाते हैं और सभी के लिए खाना बनाकर तैयार कर लेते हैं। वो उन पत्तियों का रस उस खाने में निचोड़ देता है। शाम का समय हो जाता है।
सभी लोग खाने में व्यस्त हो जाते हैं। अरे भाई, तुम सही बोल रहे थे। तुमने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। चलो हो गया काम, अब 2 दिनों तक आराम करो जब तक हम अपना काम कर लेते हैं। तुम यहीं रुकना, देखते रहना कोई आ न जाए। आदित्य आर्या को ढूंढने में लग जाता है। थोड़ी देर बाद आर्या आदित्य को एक बंद कमरे में नजर आती है। चलो मैं तुम्हें लेने आया हूं। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम्हें इस व्यापारी की जेल से आजाद कराने आया हूं। नहीं, अगर मैं यहाँ से निकली तो वो मुझे और मेरी माँ को मार देगा। कोई तुम्हारा और तुम्हारी माँ का कुछ नहीं करेगा। मैंने सभी को नींद की दवा खाना में मिलाकर दे दी, जिससे सभी लोग 2 दिन बाद होश में आएंगे। मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं कि तुम मेरी रक्षा करोगे? तुम्हारा नाम आर्या है और तुम्हारी माँ का नाम कायना है, जो जंगल में बरगद के पेड़ के पास तुम्हारा इंतजार कर रही है। इतना सुन आर्या आदित्य के साथ हो जाती है। जैसे ही वो जंगल में अपने कदम रखती है तो जो उसके अतीत में हुआ था वो सब कुछ याद आ जाता है उसे। तुम्हें मालूम है, अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। हमारे काफिले को इस लालची व्यापारी ने नष्ट कर दिया। हाँ, इस घटना के बारे में तुम्हारी माँ ने सब कुछ बता दिया मुझे। अब समय है न्याय का, सभी को सजा मिलेगी। और तीनों जंगल में बरगद के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। आ गए तुम मेरी बेटी को लेकर। हाँ, आगे आपकी बेटी को लेकर। अब तो आप खुश, अब आप आजाद हो जाओगी। मुझे बांध रखा है। जैसे ही मेरी बेटी इस पेड़ के तने से हाथ लगाएगी, मैं आजाद हो जाऊंगी। जाइए, बरगद के तने से हाथ लगाइए। जैसे ही आर्या उस पेड़ के तने को हाथ लगाती है तो उसको उसका बचपन याद आ जाता है। अब मैं आजाद हूँ और इस जंगल में कहीं भी आ जा सकती हूँ और उस व्यापारी को भी मार सकती हूँ। लालची व्यापारी, अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी। अब आगे का काम मेरा है, क्योंकि मैं एक वन अधिकारी हूँ। उसे दंड दिलाकर ही रहूंगा। नहीं, अब तुम मेरे रास्ते में मत आओ। वो मेरा गुनहगार है और सजा भी मैं ही दूंगी। तुम ऐसा नहीं करोगी। मैंने तुम्हारे कहने पर पूरा काम किया है। अब तुम जा सकती हो। इस जंगल की रखवाली हम करेंगे। इतने में ही भोला बाबा वहां आ जाते हैं। अब तुम आजाद हो जा सकती हो और यह वन अधिकारी जंगल की रक्षा करेगा। मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। तेरी आखिरी इच्छा बता दे, जब तू जाएगी। आदित्य से मेरी बेटी का विवाह करा दो, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। क्या तुम दोनों राजी हो इस विवाह के लिए? हाँ, लेकिन अभी मैं विवाह नहीं करूंगा। विवाह तब करूंगा जब उस लालची व्यापारी को जेल में डाल दूं। हाँ, मुझे भी मंजूर है। अब तो तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी हो गई। हाँ, अब मेरी आत्मा को संतुष्टि मिल गई। अब मैं परमात्मा में विलीन हो रही हूँ। सर, आपकी तो चांदी ही चांदी हो गई। इधर से बीबी मिल गई और उधर से सरकार की तरफ से इनाम। इसे ही कहते हैं एक तीर से 2 निशान। तब से लेकर आज तक काल वन में कायना की आवाज नहीं आती है, लेकिन अब कोई भी व्यापारी डर की वजह से कालवन की ओर नहीं बढ़ता है।